हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत ही साधारण दिखते हैं हमारे सामने आते हैं डेली लाइफ की इंग्लिश लिखने या बोलने में, और हमको लगता भी होता है कई बार कि हमको इनकी मीनिंग पता है, और मीनिंग पता होते हुए भी कई बार हम उनको ठीक से यूज़ नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि हमको उनकी एक्यूरेट मीनिंग और उनको एक्यूरेटली सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे ये हमको ठीक से नहीं पता होता। तो दोस्तों ऐसे वर्ड्स हमको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स करके बुला सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, सीखने के लिए। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स सीखेंगे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, हमको कंफ्यूज कर सकते हैं और जिनके कारण हमको इंग्लिश लिखने या बोलने में दिक्कत होती है। आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप हर वर्ड को ठीक से समझ सकें। तो दोस्तों आज की क्लास का नाम है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट 4। अच्छा दोस्तों, पार्ट 4 आज हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि पार्ट 3 तक हम पहले ही कर चुके हैं। तो अगर आप में से जो लोग भी आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी। उस प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी सीखें। उस प्लेलिस्ट में जाके आपको इस पहले के जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो सारे वीडियोस देखने चाहिए। उसमें उस प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस हैं वोकैबुलरी के ऊपर, उनसे भी आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा, काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम सीखेंगे कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इनकी एक्यूरेट मीनिंग और एक्यूरेट सेंटेंस में यूज़ क्या है। दोस्तों पहला वर्ड है होम। होम और हाउस, ये बताना है मुझे आपको कि होम और हाउस में क्या फ़र्क होता है। तो मैं होम से स्टार्ट करता हूँ। होम है दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे हैं मैंने कैसे लिखा है। मैंने लिखा है होम, मैंने होम नहीं लिखा, मैंने ह, ऊ और म लिखा है। ओ का साउंड नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये जो लेटर है ओ, इसको हम लोग ओ समझते हैं। ऐसे हमको बचपन से सिखाया गया है कि ये ओ होता है, तो हम बोलते हैं होम, नो, गो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण होता है अ, जिसको हम ओ समझते हैं। उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आधा अ और ऊ। अगर आप अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं 26, अगर उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखें, या स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। उसमें लेसन 1 या प्रोनाउंसिएशन वाली प्लेलिस्ट में पहला ही वीडियो आपको मिलेगा अल्फ़ाबेट के ऊपर, जिसमें अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स मैंने बताया कि उनका एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो वो जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसको हम पढ़ेंगे होम। और दोस्तों ये होता है नाउन, ये नाउन है, नाउन की तरह सेंटेंस में यूज़ होता है और इसका मीनिंग है दोस्तों घर। अब घर का मतलब क्या हुआ? जिस भी स्ट्रक्चर से हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं उसको घर कहते हैं। कई बार तो स्ट्रक्चर नहीं भी होता, जैसे मान लेते हैं आपका एक मकान है, आपने बड़ा अच्छा मकान बनाया हुआ है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, जितने का भी आप उसमें रहते हैं, आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हो, वो आपके लिए घर है। एक बहुत ही गरीब आदमी है जो सड़क पे रहता है और किसी पेड़ के नीचे उसने कुछ प्लास्टिक वगैरह से कवर करके एक प्लास्टिक की एक छत भी लगा ली है, उसके लिए वही उसका होम है, क्योंकि उसकी भावनाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं, वहाँ वो रहता है। ये होता है होम। एक चिड़िया के लिए एक पेड़ ही उसका होम है। जैसे हम मान लेते हैं हम लोग इंडियन हैं और आप विदेश में रहते हैं, कहीं विदेश गए आप नौकरी करने के लिए, जब आप वापस आएंगे तो इंडिया ही आपका घर है एक्चुअली, क्योंकि आप इंडिया के रहने वाले हैं। तो एयरपोर्ट पे आप उतर के आप क्या कहेंगे? ओह आई हैव कम होम, मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ। तो आप समझ गए, होम तब यूज़ करना है जब भावनाएं जुड़ी हुई हों। ज़रूरी नहीं कि वो एक ईंट पत्थर का मकान ही होगा, वो एक पेड़ भी हो सकता है, एक पेड़ के नीचे की छाँव भी हो सकती है, अपना देश भी हो सकता है, अपना शहर भी हो सकता है। अपने देश में भी आप बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप मुंबई में रहते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन आपका घर लखनऊ में है, जो जहाँ के आप लखनऊ के रहने वाले हैं। तो आप जब मुंबई से 2-3 साल के बाद लखनऊ गए तो आप लखनऊ रेलवे स्टेशन पर अगर उतरे, अगर आप ट्रेन से गए हैं तो आप क्या कहेंगे? अच्छा अब हम घर आ गए, यानी लखनऊ ही हमारा घर है। तो जहाँ भावनाएं जिससे जुड़ी हुई उसको होम कहते हैं। आप समझ गए अच्छी तरह से कि होम क्या होता है। तो होम का मतलब है दोस्तों घर, जिससे भावनाएं जुड़ी हुई हो। और सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? कोई कह रहा है मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम, सेंटेंस में यूज़ करना इसको बहुत ही आसान है। जो बिल्कुल ऑर्डिनरी सेंटेंसेस होते हैं। इंडिया इज़ आवर होम, भारत ही हमारा घर है, यानी हमारा देश है, हमारी भावनाएं भारत से जुड़ी हुई है। और ये सेंटेंस कि आप कहीं बाहर से आए अपने होम टाउन में या किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आए तो आप कह सकते हो वी हैव कम होम, हम अपने घर वापस आ गए हैं। तो भावनाओं से जो जगह जुड़ी हुई है उसको होम कहेंगे। चाहे वो ईंट पत्थर का बना हुआ मकान हो, चाहे वो एक टूटी हुई झोपड़ी हो, चाहे एक पेड़ के नीचे की जगह हो, चाहे पेड़ पर ही चिड़िया जो रहती है वो भी उसके लिए भी घर है। अच्छा दोस्तों उसके बाद हाउस। हाउस भी एक नाउन है और इसका मतलब होता है मकान। मकान का मतलब क्या हुआ? ईंट पत्थर का या लकड़ी का बना हुआ मकान। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में? दिस इज़ माई हाउस, कोई कह रहा है ये मेरा मकान है। अच्छा दोस्तों जब हम कह रहे हैं मकान है, ये मेरा मकान है, तो एक हाउस हमारे लिए होम भी हो सकता है।
एक हाउस जिसमें हम रहते हैं, जो ईंट पत्थर का बना हुआ, जो एक बिल्डिंग है, वो हमारे लिए होम भी हो सकता है। अगर कोई अमीर आदमी है, उसके पास बहुत बड़ा मकान है, तो वो वहीं रहता है, उसकी भावनाएं उसी से जुड़ी हुई हैं, तो उसके लिए वही होम भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हाउस एक होम तो हो सकता है, लेकिन एक होम हमेशा हाउस हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हाउस हमेशा एक बिल्डिंग को कहा जाएगा, ये हमको याद रखना है। होम पेड़ के नीचे भी हो सकता है, जहाँ की कोई बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ एक प्लास्टिक से कवर कर लिया, वो भी होम हो सकता है। लेकिन हाउस सिर्फ एक बिल्डिंग हो सकती है, ये हमको ध्यान रखना है। और हाउस होम हो सकता है, लेकिन होम हाउस नहीं हो सकता। क्लियर हो गया दोस्तों? तो किसी ने कहा कि दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा मकान है। या दूसरे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि वी आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, हम एक नया मकान बना रहे हैं। तो इधर भावनाओं की बात नहीं चल रही। दीज हाउसेज आर ओल्ड, कोई किसी को दिखा रहा है कि ये मकान पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, तो वेरी लगाते हैं, दीज हाउसेज आर वेरी ओल्ड, दीज हाउसेज आर ओल्ड, ये मकान पुराने हैं। तो ये डिफरेंस होम और हाउस का है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से होम और हाउस का डिफरेंस समझ गए होंगे और आगे से आपको इनमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, दूसरे वर्ड्स पर आते हैं। ये है एडवाइस और ये है एडवाइज। सिर्फ दोस्तों सी और एस का फर्क है। तो डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? अच्छा दोस्तों, सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन, इसको हमको एडवाइस नहीं बोलना चाहिए। ये आधा अ है, आप देख रहे हैं, आधा अ। आधा अ दोस्तों हिंदी में नहीं होता। एक्चुअली इंग्लिश में भी सिर्फ उच्चारण सीखने के लिए, प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए, फोनेटिक्स के हिसाब से आधा अ का साउंड होता है, उसको बोलते हैं द श्व साउंड। खैर उतना भी फोनेटिक्स में क्या जाना, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको इसको आधा अ पढ़ना है, अड। और ये जो वा में जो आ है, आप देखें उसको मैंने अंडरलाइन किया है। उसका मतलब है कि वहाँ पर स्ट्रेस है, आ के साउंड पर ज़्यादा रुकना है, ज़्यादा देर तक रुकना है। तो हम इसको पढ़ेंगे एडवाइस, एडवाइस, न कि एडवाइस, एडवाइस। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों एक नाउन है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में यू, इसका मतलब है कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, इसको गिन नहीं सकते। जिसको गिन नहीं सकते उसका प्लूरल भी नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते, है ना। हिंदी में इसकी मीनिंग है राय। जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने उसे एक राय दी। अच्छा दोस्तों, हिंदी में राय एक काउंटेबल नाउन है, उसको गिन सकते हैं। हम बोलते हैं मैंने उसे एक राय दी, और अक्सर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई गेव हिम एन एडवाइस, बोल देते हैं ना, हम बोल देते हैं। एन नहीं लगेगा दोस्तों यहाँ पर। एडवाइस इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा आपको इस बात को याद रखना है। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल बनाया कि ही टुक माई एडवाइस एंड डिड इट, उसने मेरी राय ली और इस काम को कर लिया। ही टुक माई एडवाइस, उसने मेरी राय ली, एंड डिड इट, और उसने इस काम को कर लिया। नहीं, अगर आपको ये बोलना ही है कि मैंने उसे एक राय दी, एक आप चाहते हैं कि इंग्लिश में आ ही जाए, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। तो यहाँ जो ए लगा है वो पीस के लिए लगा है, एडवाइस के लिए नहीं लगा। आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, मैंने उसे अपनी राय का एक हिस्सा या एक टुकड़ा दिया, यानी एक राय दी। तो हिंदी में ये काउंटेबल नाउन है, इसीलिए एन एडवाइस हम हिंदी के कारण कि हिंदी में है तो इंग्लिश में एन लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। हिंदी से कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। हिंदी अपने नियमों के हिसाब से चलेगी, इंग्लिश अपने नियमों के हिसाब से चलेगी। कई बार हम लोग हिंदी भाषी होने के कारण इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के रूल्स एक ही होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर लैंग्वेज के अलग अलग रूल्स हैं। मैंने तो बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी है, मुझे रशियन लैंग्वेज भी आती है, मैंने फ्रेंच भी जानता हूँ थोड़ी बहुत। तो मुझे मालूम है कि हर लैंग्वेज में अलग अलग रूल्स हैं। तो इस हिसाब से हमको किसी भी लैंग्वेज को, इस दृष्टिकोण से हमको किसी भी लैंग्वेज को सीखना है। तो दोस्तों ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ एन हमको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अच्छा दोस्तों, ये था एडवाइस, इसमें सी है। दूसरा जो वर्ड है वो मिलता जुलता है, इसमें एस है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको हम पढ़ेंगे एडवाइज। अब इसमें दोस्तों ज का साउंड आएगा, जो जेड से बनता है या एस से बनता है, हार्ड ज का साउंड, एडवाइज, ऐसे पढ़ना है इसको। और दोस्तों ये एक वर्ब है, ये एक क्रिया की तरह, वर्ब की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, और इसका मीनिंग है राय देना। आप कहेंगे मैंने उसे राय दी कि वो इस काम को कर ले, आई एडवाइज्ड हिम टू डू इट। मैंने उसे राय दी, मैंने उसे अपना ओपिनियन दिया कि तुम इस काम को कर लो, आई एडवाइज्ड हिम टू डू इट। तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, जैसे आई वेंट, आई स्लेप्ट, आई मेट हिम, वैसे यूज हुआ, आई एडवाइज्ड हिम। लेकिन यहाँ एडवाइस हमने एक नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ किया, ही टुक माई एडवाइस, जैसे ही टुक माई बैग, ही टुक माई पेन, वैसे आप समझ गए नाउन की तरह कैसे इस्तेमाल करना है, वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये एडवाइस और एडवाइस की कंफ्यूजन आज हमेशा के लिए खत्म होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद दोस्तों वेक और अवेक, ये भी बहुत कंफ्यूज करते हैं लोगों को। और भी वर्ड्स हैं, अवेकन और ये सब, तो लोग सोचते हैं क्या है।
अच्छा दोस्तों, इसमें कुछ वर्ड्स ओल्ड इंग्लिश के हो सकते हैं। ये सब बहुत, किसी वर्ड की हिस्ट्री नहीं जानने के कारण हमको और ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कोई बात नहीं, बहुत कन्फ्यूज नहीं होना, अभी तुरंत ही क्लियर हो जाएगा कि वेक और अवेक में क्या फ़र्क है। दोस्तों वेक ऐसे उच्चारण करेंगे, वेक, वेक नहीं होगा। जिसको हम ए समझते हैं वो ए नहीं होता है, ए ही होता है। ये बात मैं पहले अपने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अजीब लग रहा है कि यार ये वेक क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जिसको हम ए समझते हैं वो एक्चुअली ए नहीं होता, वो होता है ए। और ये शुद्ध उच्चारण अगर आपको सीखना हो तो मैंने जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उसमें प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएंगे। उनमें एक वीडियो है लर्न अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो अगर आपको सीखना हो तो आपको उस प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखना चाहिए। अल्फ़ाबेट के ऊपर जो वीडियो है मेरा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जिसको हम ए समझते हैं वो एक्चुअली ए नहीं होता, ए ही होता है। इसीलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ वेक। और वेक जो है दोस्तों, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। अच्छा, मैंने इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म भी लिख दिए हैं। कई बार जो डिफिकल्ट वर्ब्स होते हैं उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म हमको नहीं पता होते, इसलिए भी कई बार हम सेंटेंस ठीक से बोल नहीं पाते। तो दोस्तों इसका सेकंड फॉर्म होता है वोक और इसका प्रोनाउंसिएशन है वोक। वोक नहीं होगा, जैसे होम नहीं हुआ था होम, वैसे ही ये होगा वोक। और थर्ड फॉर्म है दोस्तों वोकन। इसकी जो स्पेलिंग है वो है WOKEN, वोकन। अच्छा दोस्तों, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक और भी होता है और वो है वेक्ड, WAKED, वेक्ड। जैसे ये है वेक और सेकंड फॉर्म है वोक, वैसे होगा वेक्ड। अगर आप वेक्ड बोलेंगे तो थर्ड फॉर्म भी वेक्ड भी हो सकता है। यानी इसके दो सेकंड और थर्ड फॉर्म है। एक तो ये सामने जो मैंने लिखा और दूसरा है वेक्ड, वो सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अच्छा दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वेक का जगना या जगाना, दोनों ही। अगर आप खुद नींद से जग गए तो वो भी एक मीनिंग है, आपने किसी को नींद से जगाया वो भी इसका एक मीनिंग है। कैसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे आई वोक अप एट 6 AM। अच्छा, ये जो अप लगाया है मैंने इसके साथ, जरूरी नहीं कि अप लगेगा ही। अप तब लगाते हैं जब इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म आपको यूज करना हो। मैं जगा नहीं, मैं जग गया था, अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके बोलना हो तो अप लगाएंगे। अप लगाना कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने लिखा आई वोक अप एट 6 AM, आप इसको बिना अप के भी बोल सकते हैं। आई वोक एट 6 AM ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड आई वोक अप एट 6 AM, वोक अप, वोक का स्ट्रॉन्गर फॉर्म है, वेक का ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है वेक अप। आप समझ गए? तो यहां पर है अपने लिए कोई कह रहा है मैं 6 बजे उठ गया था, जग गया था, आई वोक अप एट 6 AM। आपने किसी को जगाया या किसी ने आपको जगाया तो वो कहा जा रहा है ही वोक मी अप अर्ली, उसने मुझे थोड़ा जल्दी जगा दिया। ही वोक मी अप अर्ली, आप बिना अप के भी बोल सकते थे इसको, ही वोक मी एट अर्ली। तो इसका मतलब है जगना या जगाना। आई वोक एट 6 AM या आई वोक अप एट 6 AM, आई वोक हिम एट 6 AM, मैंने उसे 6 बजे जगा दिया, या आई वोक हिम अप एट 6 AM, मैंने उसे 6 बजे जगा दिया। तो वेक का मतलब है जगना या जगाना। उसके बाद दोस्तों अवेक, ये आपको थोड़ा ध्यान से सीखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। एडजेक्टिव में पहले मैं आपको बता दूं इसका उच्चारण वो है अवेक, और जब ये एडजेक्टिव होता है विशेषण की तरह जब यूज करेंगे तब इसका मीनिंग होता है जगा हुआ। कोई जगा हुआ आदमी सोया हुआ नहीं है, जगा हुआ है। आप बता रहे हैं मैं जगा हुआ हूं या मैं जगा हुआ था, तो कैसे बोल रहे हैं? आई एम अवेक। दोस्तों ये कैसे यूज हो रहा है? जैसे आप बोलते हैं ना आई एम हैप्पी, बिल्कुल वैसे ही यूज होगा। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं जगा हुआ हूं, आई एम अवेक। ये वर्ब नहीं है, इसलिए इसको वर्ब से नहीं जोड़ना है, वर्ब के नियमों से नहीं जोड़ना है। इसमें डी नहीं लगा हुआ, इसमें एन नहीं लगा हुआ, उस कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। आई एम अवेक, मैं जगा हुआ हूँ। ही वॉज अवेक, वो जगा हुआ था, ये एडजेक्टिव है। जैसे ही वॉज हैप्पी, ही वॉज सैड, वैसे यूज किया। लेकिन ये वर्ब भी है और वर्ब में इसका वही मीनिंग होता है जो वेक का मीनिंग होता है, जगना या जगाना। कैसे यूज करेंगे? अपने लिए कोई कह रहा है मैं 6 बजे जगा, आई अवोक एट 6 AM, मैं 6 बजे जग गया, आई अवोक एट 6 AM। जैसे हमने कहा था आई वोक या आई वोक अप एट 6 AM, और यहाँ मैंने उसे जगाया, आई अवोक हिम। जैसे आपने कहा आई वोक हिम या आई वोक हिम अप, वैसे आप बोल सकते हैं आई अवोक हिम, तो मैंने उसे जगाया। तो क्या समझना है दोस्तों? वेक और अवेक का वर्ब के रूप में सेम मीनिंग है, यूज भी लगभग सेम ही है, सिर्फ वेक में अप भी लगा सकते हैं उसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म बताने के लिए, बस इतना डिफरेंस है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए कि होम और हाउस में क्या डिफरेंस है।
एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंस है, वेक और अवेक में क्या डिफरेंस है, और आगे से आपको इनको यूज़ करने में बहुत ही आसानी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, और आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी और भी आसानी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर हम एक मिल करके बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं कोशिश, मैं और आप, कि हमारी जो क्लास है वो परफेक्ट रहे। अच्छा दोस्तों, आपको इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, टाइम चाहे जितना भी लग जाए, मैं आपको वीडियो दूंगा ज़रूर, क्योंकि मेरे पास वीडियोज़ की एक लंबी लिस्ट है, मैं एक एक करके सारे वीडियोज़ बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।